सत्ता का असर है या तेरे ईमान पे पहरे हैं, मेरी आवाज मध्यम है या तेरे कान बहरे हैं, हवा और धूप खा पी कर चला लो काम अभी कुछ दिन, ये आश्वासन मिला है कि तेरे कल सुनहरे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजम पांडे और आपका स्वागत है सिंहासन का संग्राम में। हम देश के नंबर 1 शो में पहुंच चुके हैं सासाराम। सासाराम वो धरती है जहां शेरशाह सूरी ने इतिहास रचा था और आपको बता दें कि ये वो धरती है जो चावल का कटोरा भी कहा जाता है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, और हम आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत के प्रतापी शासक शेरशाह सूरी की जन्मभूमि रोहतास जिले में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। यहाँ दूसरे चरण में 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। रोहतास जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। एनडीए की ओर से बीजेपी 4 और आरएलएसपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के 4, जेडीयू के 2 और 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। रोहतास जिले में इस बार सिंचाई, बिजली, पेयजल और सड़क मुख्य चुनावी मुद्दा है। यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से धान के उत्पादन पर असर पड़ा है। नहरों की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्षों से नहरों की सफाई नहीं हुई है, जिस कारण निचले छोर पर नहर का पानी नहीं पहुंच पाता। देश के पहले दलित डिप्टी पीएम जगजीवन राम और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार की कर्मभूमि रहा है रोहतास। लेकिन दिग्गजों का अखाड़ा होने और संसाधनों के संपन्न होने के बाद रोहतास विकास के मामले में पीछे है। सासाराम रोहतास जिले में आता है। आपको बता दें कि हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के नाम पर ये पूरा जिला बना है। और सबसे बड़ी बात है कि सासाराम को जाना जाता है तो शेरशाह सूरी के नाम पर। शेरशाह सूरी का जो इतिहास है वो काफ़ी ही सफल इतिहास माना जाता है। ग्रैंड ट्रंक जैसा रोड उन्होंने दिया है और जिस तरह से समृद्धि उन्होंने पाई है वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं सिंहासन के संग्राम में कि किस तरह की समस्या है इस पूरे क्षेत्र में। इस पूरे क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 1 आरक्षित है, 6 जनरल हैं और हमारे साथ गेस्ट हैं। हमारे साथ राजेश्वर राज जी हैं, अभी फिलहाल बीजेपी से प्रत्याशी हैं, पहले जेडीयू में हुआ करते थे। हमारे साथ ललन पासवान जी हैं, आरएलएसपी के प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ श्याम बिहारी राम जी हैं, जेडीयू के विधायक हैं, वर्तमान में टिकट कट चुका है। हमारे साथ अशोक भारद्वाज हैं, आरजेडी के प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी जनता है। जनता ये बताएगी कि किस तरह से इनकी जो समस्या है वो कभी दूर नहीं हुई है। लगातार इतिहास की दुहाई तो तमाम नेता देते हैं, लगातार अपने विकास की बात तो तमाम नेता करते हैं, लेकिन जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। हालांकि हम रोहतास को 2 भाग में बांटते हैं, तो एक पठारी इलाका है और दूसरा मैदानी इलाका है। हालांकि पठारी इलाके में नक्सल अभी भी प्रभावी हैं और मैदानी इलाके में पानी की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। हमारी जनता है और जनता से परमिशन ले लेते हैं कि अब शो शुरू करते हैं और सीधे आपसे सवाल पर आते हैं। जी बताइए। इस क्षेत्र में किसानों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया होना चाहिए, क्योंकि किसान यहाँ पर प्रभावित हो जाते हैं। वर्षा नहीं होती है तो अभी भी किसान जो है वर्षा नहीं होने पर आकाश की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि जो भी इस संग्राम में प्रतिनिधि मंडल आए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि किसानों की समस्या को
पहले वे देखें, पहले जानें, और उसके बाद अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी इस जिले में लोगों को मुहैया कराएं। किसान की सबसे बड़ी समस्या है जी, बताया जाए जी। पिछले चुनाव में जी प्रधानमंत्री जी आए थे तो कह रहे थे कि यह लोकसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है, यही लोकसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है। और मैं 20 दिन पहले गया था बनारस, वहाँ मारुति नगर से BHU तक रोड एकदम गड्ढा में तब्दील है। हम इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्या विकास हुआ, देश का क्या विकास हुआ? चूंकि इनका भावनात्मक लगाव है बनारस से, बनारस काफी नजदीक है और तमाम लोग सासाराम से बनारस या तो मार्केटिंग करने जाते हैं या फिर कुछ काम करने जाते हैं। शहर, बड़ा शहर है सासाराम के बगल में। जी आप कुछ कह रहे हैं? हमारे मोदी जी ने बोला था कि अच्छे दिन आ रहे हैं, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन का यही फायदा है कि दाल 160 रुपये kg हो गया, और जो 2G का पैक था वो जो 95 में मिलता था, आज वो न जाने। आश्वासन तो मिला है ना, आश्वासन तो मिला है ना। इस तरफ से ले लेते हैं सवाल। जी बताएं, आप बताएं। जी बहुत सारी समस्याएं हैं, और रहा ये कि मोदी जी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, और अभी के पीछे के दिनों में इस तरह से बिहारियों के साथ वो गलत व्यवहार किया जा रहा है। और ख़ास करके खुद नरेंद्र मोदी जी, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो बिहार को गलत कहा और आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है। जी सर बताएं। बिहार की समस्या बहुत बड़ी है, और हम समझते हैं कि सबसे बड़ी जो यहाँ डिसिप्लिन की समस्या है, अनुशासन की समस्या है, वो हमारे विधायक कुछ भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन उदाहरण के तौर पे बताएं। जैसे आज मान लीजिए सासाराम शहर को ही ले लीजिए या कोई भी शहर को ले लीजिए, तो जाम की समस्या जो है ये बहुत आसानी से दूर हो सकता है प्रशासन के माध्यम से, हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से। जो ज़मीनों को लोग अधिग्रहण कर ले रहे हैं और वहाँ छोड़ नहीं रहे हैं, और वहाँ पर जब कभी भी कोई काम आता है पब्लिक का तो हो नहीं पाता है। हमारी पूरी समस्या निर्धारित है कि हम किस तरह से डिसिप्लिन वे में हमने अभी अपने रिपोर्ट में ये तमाम चीजें दिखाई हैं। हमने दिखाया है कि सासाराम किस तरह से जाम से जूझता है। हमारे साथ वर्तमान कहें या यूं कहें कि आप अब बीजेपी के प्रत्याशी हो गए हैं, और हमारे साथ ललन जी हैं, हमारे साथ श्याम बिहारी राम जी हैं, वर्तमान में विधायक हैं। हम सीधे जानते हैं, आप तो विधायक हैं, हालांकि आपने अभी दल बदला है, समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है विधायक? देखिए, समस्याएं बताया कि आज बिहार की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, सरकार को आज बिहार के विकास से नहीं, ये चेहरा साफ हो गया है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को सत्ता से मतलब है, बिहार के विकास से मतलब नहीं है। और आज जिस तरीके से उन्होंने पंगु बनाया लोकतंत्र को, सारे विधायक हों, जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत स्तर से लेकर विधायिका तक, जो पंगु बनाया। और सबसे बड़ी बात है लेकिन 15 दिन पहले तक आप जेडीयू के साथ थे, पहले बीजेपी में आपका टिकट फाइनल होता है, तब आप जेडीयू छोड़ते हैं। नहीं पांडे जी, आपको याद होगा जिस दिन आपको याद होकर आना चाहते हैं कि जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिस दिन उन्होंने भोज कैंसिल किया था, विधायक दल की बैठक में हमने उसका घोर विरोध किया था। हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी जो जनता का सम्मान। लेकिन माफ कीजिएगा राजेश्वर जी, आप उसके बाद भी चुनाव लड़े और जेडीयू के विधायक बने। उसके पहले मैं विधायक था ना, विधायक बनने के बाद विधायक दल का मैं हुआ, और 1 साल पहले की 1.5 साल पहले की घटना है। हमने विधायक दल की बैठक में कहा था कि नीतीश कुमार जी जो सम्मान बिहार के लोगों के आपके प्रति था, सम्मान, इस निर्णय से सम्मान घटा है, ये फैसला नहीं करना चाहिए था। उस समय भी हमने विरोध किया था जिस दिन नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद गद्दी छोड़ रहे थे। उस दिन भी हम मजबूती से खड़ा हुए जिस दिन नीतीश कुमार जी एक महादलित के बेटा जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर और लोकतंत्र की कुर्सी से लोकतंत्र की हत्या करते हुए अपमानित करके हटाना चाह रहे थे। उस दिन भी हम लोगों ने विरोध किया, बिना इसका परवाह किए कि हमारी सदस्यता रहे या जाए। नीतीश कुमार जी बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी सदस्यता चली गई, आपकी सदस्यता, आप माफ कीजिएगा, आप जेडीयू के अभी भी मेंबर हैं, लेकिन आपका टिकट कट गया। बिल्कुल नहीं, मेरा टिकट कटा नहीं है, आप ही जान लीजिए। सीट शेयरिंग में गया है, टिकट काटना उससे होता है जिस दल में होते हैं। सीटिंग विधायक का सीट शेयरिंग में जाता है, सबका गया है, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे ही दल का गया है, सबका। आपकी ईमानदारी है। हाँ। आप राजेश्वर जी जैसे नहीं रहे। हम जो है आज के दिन में पार्टी में हैं,
कल भी रहेंगे और लगातार जो है समाज की सेवा करेंगे, क्योंकि हमने समाज के सेवा से उभर के यहाँ तक मैं आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। रही बात कि विकास की, लेकिन अंदर की बात हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपका टिकट क्यों कट गया? टिकट कटा, अब आप ऐसे देखें कि सबकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है जी। हमारे जो है नेता हमें टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन माननीय पूर्व अध्यक्षा मीरा कुमार जी को लगा कि ये चेनारी सीट है, हमारा सीट है, क्योंकि एक बार वो विधायक रह चुके थे जी। तो उनको लगा कि ये सीट हम लेंगे तो जीत जाएंगे, और इस ख्याल से नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव डाली। दबाव डालने के बाद उन्होंने उस पर इतना दबाव डाली कि नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा। ललन जी, अशोक जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी बात बता दें कि थोड़ा यहाँ का समीकरण बता दें, जो राजनीतिक समीकरण है। पिछली बार निर्दलीय एक विधायक हुई थी इस पूरे जिला से, उसके बाद जो 6 विधायक बने हैं उसमें 4 विधायक जेडीयू से हैं और 2 विधायक बीजेपी से। और जाहिर सी बात है इस बार का जो सीट शेयरिंग है वो बिल्कुल उल्टा है। इस बार का सीट शेयरिंग जो है वो सीधे 2 पर जेडीयू आ गई है, बाकी आरजेडी चुनाव लड़ रही है। हम सीधे इनसे जानते हैं इस बार का सीट शेयरिंग कुछ अशोक जी अलग तरीके से हुआ है। आपका पिछली बार खाता भी नहीं खुल पाया। नई लोकसभा के चुनाव के आधार पे जिसको जितने मत मिले थे उस आधार पर सीट शेयरिंग का बंटवारा ईमानदारी से हुआ। कहीं किसी जगह आरजेडी को ज़्यादा सीट मिला तो कहीं हम लोग जेडीयू के लिए भी छोड़ दिए हैं। हम लोगों में सीट शेयरिंग के सवाल पे कभी बकझक नहीं हुई। एनडीए में है, एनडीए में ही लोग जो पाला बदल के गए हैं सीट शेयरिंग के सवाल पे बहुत ज़्यादा किच। हम लोगों में तो साफ है और आगे की भी लड़ाई साफ है। सामंतवाद के खिलाफ दबाव लालू जी का ज़्यादा चला। कोई दबाव नहीं, कहीं कोई नहीं, फ्रेंडली, बिल्कुल एकदम मित्रवत अंदाज में जो भी फैसला हुआ सीट शेयरिंग का, एक बार सबकी घोषणा हुई तो देखिए ना। वो तो राजेश्वर जी बता रहे हैं किस तरह से फ्रेंडली हुआ है। राजेश्वर जी। पांडे जी, अभी हमारे भाई अशोक भारद्वाज जी बोल रहे थे कि बड़ा ही विकास हुआ और कहीं कोई झंझट नहीं हुआ। झंझट तो इनके मुखिया ही गायब हो गए, जिनके नेतृत्व में नीतीश कुमार जी निकले थे पूरे दुनिया देश में समाजवादियों को एक करने के लिए, और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जो रियासत के कद्दावर नेता हैं, जिनके नेतृत्व में इन लोगों ने गठन किया था महागठबंधन का, इनके मुखिया ही गठबंधन से भाग गए। अब पता नहीं कैसा इनका गठबंधन बना। और दूसरी बात आपने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके शरद यादव जी कि कितनी अपमान हुए कि बैठक से छोड़ के भाग गए। 3 दिन तक लगातार आदरणीय विजेंद्र यादव जी गए ही नहीं बैठक में और कहते हैं कि कोई झंझट नहीं हुआ। और आज सबसे बड़ी तमाशा की बात है, आज जो लालू प्रसाद जी का बयान आया कल के दिनों में, देखा आपने कि बीफ में कोई अंतर ही नहीं आता है। इस पर चर्चा मैं करूंगा, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन हम थोड़ी राजनीति के पीछे मैं जाता हूं। आपको बता दें कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 2 सीटें रोहतास जिले में थी, एक सासाराम और एक काराकाट, और दोनों पर एनडीए का कब्जा है। बीजेपी सासाराम और आरएलएसपी काराकाट से जीती है और सासाराम से बीजेपी के सांसद बने। हमारे साथ ललन पासवान जी हैं। ललन जी, क्या दबाव बना है आपके गठबंधन में कि जो लोकसभा में यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी जीते तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट शेयरिंग आपको मिले इस जिला से? देखिए, हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। ये सब लालू जी क्या, नीतीश जी क्या चलता है। हमारे यहाँ दबाव कौन सी? हम 3 मिला था, 3 में 3 जीते थे, अभी 23 मिला है। और जहाँ चर्चा कर रहे हैं 38 लड़े थे नीतीश कुमार जी, 38 में 2 चले गए। उनसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। ये सब पैजामा लेके घूमने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग जानते हैं नीतीश जी को, 12 साल से जवानी लगा के हम लोग जानते हैं। ऐसे राजनीतिक अपराधी बिहार में जी आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी पार्टी है। देखिए, अब कह लिया जाए कि चलते फिरते कुछ मिल जाए, चलते फिरते मिल गया तो बड़ी पार्टी कहलाएंगे। बड़ी जगह संगठन भी नहीं है, कहीं भी देख लीजिए पूरे बिहार में उठा कर देखिए संगठन नहीं है। संगठन नाम का चीज़ नहीं है। ऐसे हमारे विधायक 118 विधायक हुआ करते थे, कुछ विधायक मान ली गए, कुछ विधायक आज के दिन तारीख में तटस्थ हैं। तो इस कहना अलग बात है, लेकिन करना अलग होता है। लेकिन श्याम बिहारी जी पूरी ईमानदारी के साथ हैं, हमारे साथ जनता है और जनता से हम सवाल लेते हैं। जी बताइए सर, एक छोटा सा सवाल है, क्या इस बिहार में भारतीय महागठबंधन का अगर बिहार में सरकार बनती है तो क्या इस बिहार में हिंदुओं को जबरन गौ मांस खिलाया जाएगा? यही मेरा सवाल है। ये तो
सीधे राजेश्वर जी के लिए सवाल है। नहीं, हमने तो वही बताया कि अभी ये इतने बेचैन हो गए हैं, हम संप्रदायवादी हो गए। हमारा तालीम है, हम अगर पूछा जाए हमसे तो हम मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, गिरजाघरों में भी जाते हैं। और मुस्लिम में जो कम्युनिटी है, शिया है, सुन्नी है, शिया का अगर देखें तो सुन्नी के मस्जिद में नहीं जाता है, और सुन्नी को देखें तो शिया के मस्जिद में नहीं जाता है। वही यार क्रिश्चियन का भी है। तो वो संप्रदायवाद नहीं हुए, और हमारा सर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में झुकता है, तो हम संप्रदायवादी हो गए। तो संप्रदायवाद बिल्कुल जी, बताइए। हम इस टीवी चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहते हैं भाजपा प्रतिनिधि से कि एनडीए की जो सरकार है केंद्र में, वो अपने मैनिफेस्टो पे कौन से मैनिफेस्टो पे काम कर रही है और किस को उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, किस आधार पे हम विश्वास करें कि वो एनडीए यहाँ पे लाके जो वहाँ पे केंद्र में सरकार में जो मैनिफेस्टो पे काम कर रही है, वो यहाँ पे जो मैनिफेस्टो है उसको पूरा करेगी। बस आप प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री से करना चाहते हैं कि जो वो उनका केंद्र में मैनिफेस्टो था, वो मैनिफेस्टो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो किस आधार पे उन पे विश्वास करें कि यहाँ पे जो मैनिफेस्टो यहाँ पे लागू कर रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे वो? बिल्कुल, और सवाल ले लेते हैं। जी बताइए। अभी प्रतिनिधि महोदय ने बोला है कि गिरजाघर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में क्यों नहीं जाते हैं? जी बिल्कुल, सीधे सवाल लेंगे, उन्हीं से सवाल लेंगे। जी बताइए। हम महागठबंधन से पूछना चाहते हैं कि जो जंगल राज स्टार्ट है ये कब खत्म होगा? जी बताइए। ये जो जंगल राज की बात करते हैं लोग, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कानू कलवार, तेली तलवार, बड़ोई, लोहार, नोनिया, बिन, मलापासी, डोमू, सर, चमार, दुसाद पिछले तबके के लोगों को जगाने का काम किया, उत्साह भरने का काम किया, सामाजिक न्याय दिलाया, उसे ये लोग जंगल राज कहते हैं। तो बार बार जंगल राज में हम रहना पसंद करेंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। वो जंगल राज फिर से आना चाहिए और सामाजिक न्याय का उत्थान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग अच्छे दिनों का कमेंट, अच्छे दिनों पर कमेंट मार रहे हैं। मौसमी चीज़ों को जैसे अरहर, प्याज, ये सब महंगी हो जा रही है, या तो वे फिर अच्छे दिनों की परिभाषा नहीं जान रहे हैं। 60 वर्षों, 65 वर्षों की जंग लगी हुई चीज़ों को कुछ लोग 15 महीने से आकलन कर रहे हैं। होगा विकास, धीरे धीरे होगा, और अच्छे दिनों की परिभाषा लोग समझें। और अरहर और प्याज, मौसमी चीज़ें अगर महंगी हो जा रही है तो उससे अच्छे दिनों की तुलना न करें, मेरी यही उनसे निवेदन होगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस बार अगर केंद्र में जो हमारी सरकार है, हमारे बिहार, हमारे सासाराम में भी सरकार बने तो हमारा सासाराम क्षेत्र और बिहार का विकास होगा। अब की बार बीजेपी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। सर जी, कहना चाहते हैं, इसमें कोई आदमी ऐसा बैठा हो कह दे कि मेरी माँ बहन दूसरे के घर में चूल्हा चौकी करती थी, उसको हम सीएम बना देंगे। कितना आदमी हाथ उठा करके कह दें कि हम सीएम बनना चाहते हैं? हमारी माँ बहन बेटी दूसरे के घर में चूल्हा चौकी करती थी। ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी माँ बहन, मेरी माँ दूसरे के घर में चूल्हा चौकी करती थी, मैं चाय बेचता था। कितना आदमी है कि मेरी माँ बहनें अंधेरे का इंतजार करते हैं शौच जाने के लिए सड़क पर? कौन कह सकता है? इसमें कितना आदमी बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री की भाषा हो गई। जी बताइए। मैं यहाँ पे ये चीज़ कहने आया हूँ, यहाँ जनप्रतिनिधि और मीडिया को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया क्या सिर्फ चुनाव में ये सारे सवाल और समस्या लेकर आती है? ये हर साल क्यों नहीं रिव्यू करते, या हर 2 महीने पर मीडिया क्या सिर्फ ये प्रोग्राम करना चाहती? नहीं, आपने मेरा यहाँ पर उपस्थित और क्या यहाँ दोनों गठबंधन के लोगों से प्रश्न है कि दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों ने यहाँ के किसानों को छला। क्यों छला? इसलिए कि खंडा फाल का, तुतला भवानी डैम का, महादेवा जलाशय, सिकरिया डैम, इन सारी चीज़ों पर एक भी पुराना ट्यूबवेल, दोनों को बार बार अवसर मिला और एक भी पुराना ट्यूबवेल रिपेयर तक नहीं। बिल्कुल, हम बता दें पिछले जो दर्शक हैं वो तमाम तरह से सवाल कर रहे हैं और हमारे ऊपर भी सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं समस्याएं दिखाते हैं। हम लगातार मुहिम के जरिए उन तमाम समस्याओं को दिखाते हैं। हमारे साथ राजेश्वर जी हैं। आप पर काफ़ी सवाल उठे हैं, मैनिफेस्टो पर सवाल उठे हैं कि प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो क्या बिहार में बहाल हुए हैं, तमाम तरह के सवाल उठे। देखिए, आज जिन लोगों को नज़र नहीं आ रही है, आज हमारा हिंदुस्तान गर्व होता है। हिंदुस्तान ने सदियों से दुनिया पर राज किया है, नेतृत्व किया है हिंदुस्तान ने। और यह कहते हुए मुझे तनिक भी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि आज फिर एक बार हिंदुस्तान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। आज नहीं, इतना ही नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, जिन लोगों को नज़र नहीं आ रही है, आज हमारे देश का, हमारे बीच का बेटा, हमारा भाई
सीमाओं पर सीमाओं की रक्षा करते हुए मातृभूमि की शिकार होता था, गोली का शहीद होता था, लेकिन हमारे सैनिक गोली नहीं चला सकते थे। लेकिन आज हमारा गृह मंत्री बोलता है कि हम नहीं चाहते हैं कि पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध खराब हों, रिश्ते खराब हों, लेकिन अगर गोली चलता है तो हमारे सैनिक को गोली का जवाब गोला से देना, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। दूसरी बात, जी जी राजेश जी, हमको लग रहा है कि सम्मानित सदस्य रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। कारगिल युद्ध उस समय भी जीता गया था गोली का जवाब गोली से। पहले पलायन सिर्फ पंडित किए थे, आज सीज फायर का उल्लंघन बार बार होता है और जितने बॉर्डर इलाका के लोग हैं पलायन करने को मजबूर हैं। 56 इंच का सीना लेके कहाँ घूम रहे हैं? इन लोग को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस मुद्दे पर बोलने के लिए। और बार बार ये लोग कहते हैं कि जंगल राज, क्या जंगल राज का परिभाषा इन लोग को पता है कि जंगल राज क्या है? जब गरीब रोड पे चलना, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति रोड पे चलना सीख गया तो इन लोग को जंगल राज दिख रहा है, उसे चोर बदमाश कहना ही लोग सीख गए हैं। देखिए देखिए, बिल्कुल 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 आपको बता दे कि इंटरनेशनल मंच पर जिस तरह से भारत की छवि सुधरी है, लगातार भारत पाकिस्तान को जो बातें कहता आ रहा है, उससे जाहिर सी बात है कि हमारा सर थोड़ा ऊंचा जरूर हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जनता किस नज़रिए से सोचती है, ये वो बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के सिंहासन की, हम बात कर रहे हैं बिहार के सिंहासन के संग्राम की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि किसका मॉडल बेहतर होगा, नीतीश मॉडल या फिर मोदी मॉडल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सिंहासन का संग्राम में। और आपको बता दें कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसानों को लेकर है। आम लोग परेशान यहाँ इसलिए होते हैं क्योंकि उनके खेतों के लिए सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता है। रोहतास जिले की यदि बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में दुर्गावती जलाशय योजना। दुर्गावती जलाशय योजना में जब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे तो उसका उद्घाटन उन्होंने किया था, उसका शिलान्यास किया था, तो उसकी लागत 25 करोड़ रुपए थी। लेकिन आज जब उसका उद्घाटन किया गया तो 1100 करोड़ रुपए हो गए। तो जाहिर सी बात है कि इतने दिनों तक वो जलाशय योजना से पानी तो नहीं निकला, लेकिन पैसा पानी की तरह बहाया गया। हमारे साथ आम जनता है, हम सीधे आम जनता से सवाल लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं जदयू प्रत्याशी ले, तो आप हमको सिर्फ एक लाइन बता दें तो दुर्गावती जलाशय परियोजना का जो आपने शिलान्यास कर बोर्ड लगवा दिया, आपसे हम बिहारी जिले हम जानना चाहते हैं कि आपको क्षेत्र को पानी मिल गया, चेनारी को, खुंडिया गांव, बचौर, बड्डी, आलमपुर, आप हमको बता दीजिए। जी बताए। हमारा माननीय जो रामेश्वर चौरसिया जी विधायक है अभी, बीजेपी की तरफ से उन्हीं से एक सवाल पूछना था, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने क्या किया? एक भी महाविद्यालय का आप लोगों ने खुलवाया, या नौका हो या सासाराम क्षेत्र हो। हम लोग को कहीं भी जाना होता है उच्च शिक्षा के लिए, या तो आरा जाइए नहीं तो गया जाइए। आखिर यहाँ पर 20 साल के जो हमारे विधायक जी हैं 20 साल रह गए, उन्होंने एक भी महाविद्यालय का क्यों नहीं उद्घाटन करवाया? जी बताए। किसानों का यहाँ 1360 रुपया समर्थन मूल्य था और 300 रुपया बोनस था, किसी को मिला किसानों को? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसान 900 रुपये में धान बेचने के लिए अपना तैयार हुआ। और जी बताए। बिहार में खाद्य सुरक्षा का आवंटन 4 किलो और कूपन 5 किलो केंद्र दिया जाता है। गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, बिहार सरकार धोखा। सर हमारा यही कहना है कि यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी के सदस्य लोग आए हुए हैं उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग आम पब्लिक हैं, आम जनता हैं, मतदाता हैं। हम लोगों का कहना यही है कि इनके राजनीति करने से और राजनीति में जीतने के लिए रणनीति बनाने से हमारा काम नहीं चलता है। हमें चाहिए इन लोगों से कार्यनीति। इन लोग क्या किस कार्यनीति पे काम करेंगे और किस कार्यनीति के तहत हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे, उसका रूपरेखा हमको बताया जाए और जिसका पसंद होगा हम उसको वोट देंगे, अन्यथा लोटा जिंदाबाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए। आज इस जिले की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है जो आवश्यक है, स्वास्थ्य और शिक्षा।
जिस क्षेत्र में लगातार 25 वर्ष बहुत होता है, एक लड़का पैदा होता है और वो जवान हो जाता है, 25 साल में वो ग्रेजुएट बन जाता है, लेकिन इसकी इतनी दुर्दशा है यहाँ। और स्वास्थ्य का जो अंग्रेजों के समय में अस्पताल खुला था वो अभी तक वही चल रहा है। आपको बता दें कि पूरे सासाराम में एक महाविद्यालय है जिसमें साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, वो महिलाओं का महाविद्यालय है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? देखिए, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मेरा यह मानना है कि सत्ता का जो चरित्र है पहले उसे बदलिए। सत्ता का जो चरित्र है हमेशा ही सामंतवादी रहा है, वो जन विरोधी रहा है। विकास कहीं मुद्दा रहा है क्या इसमें? एक भाई साहब ने कहा कार्यनीति बननी चाहिए। नहीं, कार्यनीति क्या बननी चाहिए? क्या कार्यनीति पर 5 साल तक काम करते हैं? ये कार्यनीति किसके लिए होती है? कागजी पर, सिर्फ कागज पर रहती है कार्यनीति। एक तरफ आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में आए थे तो अति पिछड़े हो जाते हैं, जब यादव की बस्ती में जाते हैं तो अधिवंश की बात करते हैं, कुर्मी और कोयरी के क्षेत्र में जाते हैं तो लौकुश की बात करते हैं। अचानक इनका मुद्दा इस चुनाव में हो जाता है विकास का। विकास का भी मुद्दा रहा ही नहीं है, मुद्दा रहा है जाति का। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, कोई भी ऐसा कैंडिडेट बताएं जो पोल्ड वोट का 50% लाता हो, जो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता हो। बिल्कुल अहम सवाल है, अहम सवाल। जी बताइए। मैं पूछना चाहता हूं माननीय विधायक राजेश्वर जी से कि अभी जो इन लोगों का घोषणा पत्र आया है उसमें कहा गया है कि मैं लड़कियों को स्कूटी दूंगा, लड़कों को लैपटॉप दूंगा, महादलित बस्ती में रंगीन टीवी दूंगा। तो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और जो इन्होंने घोषणा अपनी की थी, चुनाव में जीतने के बाद जब इनसे पूछा गया तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि वो जुमला था। तो क्या ये भी घोषणा पत्र का जुमला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर। देखिए, मैं महागठबंधन के लोग से पूछना चाहता हूं, जब लालू यादव पर चारा घोटाला का केस हुआ, जेल गए, तो आप ही मीडिया के भाई पूछे इस पर क्या कहना चाहते हैं, तो उस समय लालू यादव ने कहा था कि गाय और भैंस जब चारा खाती है तो दूध देती है, और हम चारा खाए ना तो राबड़ी दे दिए। यही राज्य चाहते हैं। हमारा ये श्याम बिहारी जी से है कि श्याम बिहारी जी और इनके नीतीश कुमार जब विकास किए ही थे तो लालू जी की जरूरत, बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी, जो कि जातीय रंग दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो राजनीतिक हैं, और आपको बता दें कि जिस तरह से जनता ने सवाल उठाया है उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अभी देश में पूरी तरह से मोदी मॉडल और नीतीश मॉडल चल रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल बेहतर होगा। आपसे जानना चाहते हैं नीतीश मॉडल, मोदी 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 नीतीश कुमार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप अपना संस्कार दिखाइए, आप सासाराम का संस्कार दिखाइए। ये सासाराम का संस्कार नहीं है, ये रोहतास हम बिल्कुल, आप बैठ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठ जाइए। आपके शहर में आए हैं, आप बैठ जाइए। सर देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो पेश किया गया था, जो भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब सुशील मोदी भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये भी जुमला बन के रह जाएगा? कहीं जुमला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था आज देश में लागू हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 165 करोड़ का पैकेज इस बिहार के लिए दिया है, यह जुमला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए सरकार के द्वारा सार्थक पहल की जा रही है। और विगत दिनों 7.5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो वो करके दिखाई है। यहाँ जाओ, जिस समय बिहार में जिनकी चर्चा हमारे साथी कर रहे थे अशोक भारद्वाज जी कि हम जंगल राज पार्ट 2 में जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गए वो दिन जिस दिन यहाँ बिहार में भूमिहार खड़ा करके मारे जा रहे थे? कहीं राजपूतों की हत्या हो रही थी, कहीं यादवों की हत्या हो रही थी, कहीं हमारे महादलित को खड़ा करके गोली मारा जा रहा था। इसी बिहार से कहीं दलितों की हत्या हो रही थी, और पांडे जी इसी बिहार से 10,000 बनिया पलायन कर गए थे, डॉक्टर पलायन कर गए। पलायन की बात, लेकिन शिक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठा है। आपके दल से शिक्षा राज्य मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सच है? और सवाल ये है कि पूरे सासाराम शहर में महिलाओं के लिए एक कॉलेज है जहां साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। ललन पासवान जी,
आज़ादी के 67 सालों में 40 साल यहाँ कांग्रेस के एमपी रहे माननीय जगजीवन बाबू, 15 साल लालू जी की सरकार रही है भारत में कांग्रेस की, और 10 साल नीतीश जी का, 25 साल और जोड़ लीजिए। एक कॉलेज की बात मत करिए ना, यहाँ है क्या? शेर शाह ने जिस मिट्टी को दिया, उस शेर शाह के देने के बाद यहाँ पीने का पानी नहीं है शहरों में। कलम की बात छोड़ दीजिए लड़कियों का, यहाँ पीने का पानी नहीं है सासाराम में। शेर शाह ने जो दुनिया में इतिहास लिख के गया। उपेंद्र जी ने 16 महीने में क्या दिया? 16 महीने में यहाँ 2 दर्जन ऐसे, मैंने आपको कहे कि 35 से 36 जिलाओं में केंद्रीय विद्यालय जिसकी जमीन नहीं है वो बंद होने के कगार पर। यह जमीन के संघीय ढांचा में सरकार देती है, बिहार की सरकार देती है, पूर्णिया का, कटिहार का, अररिया का, आपको बगल में बेगूसराय का, यहाँ लखीसराय का। मैं खुद घुमा हूँ साथ। क्या भाई, तो जमीन के अभाव में बंद हो रही है। सरकार जमीन देती ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय खुलेगा कैसे? श्याम बिहारी जी, सवाल आप पर है, आप विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री के नजदीकी भी रहे। हाँ, क्या सवाल रहे? सवाल कीजिए। सवाल ये है कि जमीन आप देते नहीं हैं तो फिर स्कूल खुलेंगे कैसे, कल कारखाने खुलेंगे कैसे? आपको नीयत की जरूरत पड़ती है। अगर नीयत ठीक हो तो कोई काम आसान होता है। उदाहरण के तौर पे नौहट्टा का नाम सुने? बिल्कुल। नौहट्टा में इंटीरियर है पहाड़ के उस तरफ, उस जगह पे हमने शुरुआती दौर में 16 एकड़ जमीन एक्वायर कराया। वन विभाग का था, मैंने फिर उसको छोड़ वन विभाग को देने के बाद फिर मैं प्रयास किया, 10 एकड़ जमीन एक्वायर कराया, उसको अप्रूव कराया, वित्तीय अप्रूवल लिया, और उसके बाद 10 एकड़ जमीन डिग्री कॉलेज के लिए मैंने अप्रूव करा के डिग्री कॉलेज मैंने पास करवा दिया, उसका शिलान्यास भी मैंने कर दिया। अशोक भारद्वाज बताइए। इस जिले में 2 छात्राओं के लिए महाविद्यालय था जिसको अपनी भवन भी नहीं थी। हमारी सरकार ने ज़मीन उपलब्ध करा के सासाराम और डिहरी में, और सुरक्षा के लिहाज से डिहरी में एसपी आवास के बगल में ही छात्राओं के लिए महाविद्यालय के लिए भवन उपलब्ध किया और सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ कचहरी के बगल में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को, सबको, चूंकि गरीब बच्चों को शिक्षा देना है। बिल्कुल, हम सासाराम में हैं, सिंहासन के संग्राम में हमारे साथ तमाम जनता है, और आपको बता दें कि तमाम जनता सवाल पूछना चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं तो सीधे जनता के दरबार में। स्वागत है, हम सासाराम में हैं और आपको बता दें कि सिंहासन के संग्राम में जो जनता है वो जनता के पास तमाम सवाल हैं। हम सीधे सवाल पूछते हैं। आप बता रहे थे अभी किसानों की समस्या। नहीं तो पानी की समस्या, जल ही जीवन है। मैं बराबर पानी की समस्या सासाराम का उठाता हूं और न्यूट्रल होके, क्या है कि यहाँ तो पार्टियां हैं कि आज इस दल में कल उस दल में, 24 घंटा के अंदर पार्टी बदलने का रिकॉर्ड भी किन्हीं लोगों के पास है। मैं नाम नहीं रखना चाहता। नंबर 1, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूट्रल होकर सवाल पूछिए कि सासाराम में जितने चापाकल गड़े सूख गए हैं और पानी नहीं दे रहे हैं, और नाली जो है सड़क से ऊपर है, जल जमा हुआ है। 100 करोड़ का हिसाब हमारे माननीय विधायक जवाहिर महतो जी दे, 5 करोड़ का हिसाब आरजेडी के लोग दे, 12 करोड़ का हिसाब कृष्ण कुमार जी दे। 11 विधानसभा में कि तमाम पैसे, अभी 2 जल मीनार बना है और करोड़ों रुपया उसमें लग गया, पानी एक बूंद नहीं आया। पानी एक बूंद नहीं आया। जी बताइए। हम इस चौपाल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि 15 साल लालू जी के शासन रहा, गड्ढा में रोड था, रोड में गड्ढा नहीं था, और नीतीश जी उनके साथ आए तो दलित, महादलित, पिछड़ा, कमजोर, ईमानदार क्षेत्र में काम करने वाले विधायकों को 46 विधायक को टिकट काट करके हत्या किया। कितना दिन करेंगे लालू जी के साथ? बिल्कुल, हम एकदम लोकल मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ किसान हैं। जी बताइए। देखिए, हम पूरे जिले के बिहार प्रांत की बात करते हैं
किसानों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है कि आज तक 1660 रुपये जो केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया था, 1/6 कोई किसान का धान नहीं लिया गया। और सारे धान के पैसे एफसी वाले और यहाँ के मिलर और पैक्स के अफसर सब मिलकर के खा गए और सारे किसान मर रहे हैं। और यहाँ बिहार में खाली जात पात का राजनीति है। बिल्कुल, किसान मर रहे हैं, जात पात की राजनीति हो रही है। क्या ये जात पात की राजनीति होनी चाहिए? आप युवा हैं। जाति पाति की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, देश और बिहार का विकास। ठीक है, नीतीश जी लालू जी के साथ मिल जाते हैं, जाति पाति और वोट बांटने की कोशिश करते हैं। हमारी बीजेपी जो है मुझे पसंद है, बावजूद इसके वो कई राज्यों में जाति पाति की राजनीति करती है। नीतीश जी के काम से हम लोग 5 साल बहुत खुश रहे हैं, बावजूद उसके उन्हें लाया इसलिए गया था 10 सालों में। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो अति पिछड़ा हो जाते हैं। मेरा सवाल राजेश्वर जी से है, क्या ये सत्ता में आने के बाद दल बदल रोकने के लिए कोई कानून बनाएंगे? इसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बताइए। एजुकेशन में हमारे यहाँ ना मेडिकल कॉलेज है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारा लाखों का पैसा हर साल दूसरे स्टेट में जाके बहता है। यहाँ पे कम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। बिल्कुल। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार में भाजपा के साथ जो उन्होंने मजबूत गठबंधन के साथ कार्य करने का उन्होंने एक साथ गठबंधन बना करके जो कार्य किया, उसमें जो प्रगति नजर आई है, आज उन्होंने गठबंधन क्यों समाप्त किया? कौन सा कारण आया जो उन्होंने गठबंधन समाप्त किया और पूरे बिहार को विनाश के कगार पर ले जाने का काम किया है? और अपने सिटिंग विधायकों का जो उन्होंने टिकट काटा है, इस चुनाव में उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बता देना चाहता हूँ। जात पात की बात यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। हमेशा उन्होंने कभी पिछड़ा कहा, कभी अति पिछड़ा अपने आप को दर्शाया। लेकिन नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा विकास की बात किए हैं, अपने विकास किए हुए कार्यों पर चलते हैं। बिजली, पानी, सड़क सब कुछ दिया जाकर गाँव में। मॉडल आपको पसंद है? नीतीश कुमार मॉडल पसंद है। आपकी शेरशाह की धरती पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। और पटना में आप लोग रहते थे कभी मीडिया के लोग, और हम लोग यहाँ बैठ के टुक टुक देखते थे। आज आप पटना से यहाँ आए, हमको लगता है कि आपको विकास नजर आया होगा। बिल्कुल, लेकिन कई जगहों पे। जी बताइए। हम ललन प्रसाद से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर इन्होंने दल बदल किया? जलाशय पर, दुर्गावती जलाशय पर, कि महाविद्यालय और सेंट्रल स्कूल बनने पर पूछा जाए? ये चीज किए हैं साता सुख के लिए। जी बताइए। बिहार की जनता पहले से कुछ सोच समझ के अपना काम लेगी। हम तो ये कहेंगे, हम लोग का राय है कि यहाँ जाति और पाति से उठ करके हम लोग विकास के लिए एक बार लालू जी को भी देख लिया गया है, नीतीश जी को भी देखा गया है, अगली बार मोदी जी की सरकार चाहिए। जी बताइए, आप बताइए। देखिए, सभी लोग बैठे हैं, सब जात पात के बात बतियाते हैं, लेकिन इन्हीं लोग लालू जी से पूछिए बैकवर्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है? जात पात नहीं होता है क्या? ये लोग बोले हैं जात पात नहीं कहलाता है क्या? असली जात। देखिए, आज गरीब के थाल से प्याज गायब, दाल गायब, गरीब भूखे मर रहा है। एक बार कांग्रेस के राज में प्याज महंगा हो गया था तो यही बीजेपी के लोग प्याज के माला पहन के घूमते थे। आज गरीब खाए बिना मर रहा है। नरेंद्र मोदी के झांसे में बिहार आने वाला नहीं है। जी बताइए। हम लालन पासवान जी से पूछना चाहते हैं, अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे 40 साल कांग्रेस, 15 साल लालू जी, 10 साल नीतीश कुमार। अभी मैं ये बस स्थानीय मुद्दा है, हमारे जवाहिर जी 5 बार विधायक रहे हैं, उसका हिसाब दे। 5 बार विधायक रहने के बाद सासाराम का डेवलपमेंट कितना? सासाराम का कितना डेवलपमेंट हुआ? सर आप बताइए। आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों से लगता रहा है, लेकिन बात हमेशा विकास की हुई। मोदी जी पिछला लोकसभा चुनाव जीते, मुद्दा था विकास, बाद में वो चुनावी जुमला हो गया। अभी अमित शाह जी का आज कल मैंने देखा एक जुमला था कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। हरियाणा में जाते हैं तो नंबर 1 राज्य बनाते हैं, झारखंड में जाते हैं तो उसको नंबर 1 बनाएंगे, बिहार में आए तो बिहार को नंबर 1। उनसे पूछिए वो किसको नंबर 1 पे रखें, किसे नंबर 1 बनाएंगे? सर आप बताइए। पांडे जी, हम लोग यहाँ जात पात और मोदी मॉडल या नीतीश मॉडल की बात ना करें। मैं यहाँ पूरी जनता जितनी बैठी है और मुझे भी जो होश हो रहा है, तब से मैं सासाराम शहर को देख रहा हूँ और हम लोग सासाराम शहर की बात कर रहे हैं, चाहे हमारे माननीय जितने भी उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं। पहला चीज़ ये क्वेश्चन है कि सासाराम शहर जो 15 साल पहले था और आज था, दोनों में क्या डिफरेंस है?
दूसरा चीज, आज चाहे गली में पानी जमा हो, चाहे सड़क पर जाम हो, या कोई अच्छे एजुकेशन के लिए यहाँ पर हमारे सांसद भी रह चुकी हैं लोकसभा स्पीकर, वो उन्होंने क्या किया। कांग्रेस पार्टी से हमारा सवाल है, बीजेपी से हमारा सवाल है कि आप बोलते हैं जैसा कि हमारे एक भाई ने बताया कि किसे नंबर 1 बनाएंगे, तो मेरा प्रश्न ये है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या टारगेट ओरिएंटेड काम होगा बिहार में? और जब सासाराम की बात होगी तो क्या सासाराम में टारगेट ओरिएंटेड? जी बताइए। जी मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो मोदी के विकास के मॉडल की आलोचना कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उनको याद नहीं है कांग्रेस का वो सत्ता जब देवयानी खोबरागड़े के साथ अमेरिका में दुर्व्यवहार हुआ था? वो भारत की राजदूत थे उस समय, उन्हें नशेड़ियों और कैदियों के साथ जेल में बंद कर दिया गया था। ये भूल गए उस चीज को जब पाकिस्तान यूएनओ में जाकर दौड़ लगाता है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं इस चीज को। और आज जब जदयू के अध्यक्ष थे उस समय शरद यादव 2 साल पहले यहाँ पे बाढ़ आया था बिहार में, उत्तरी बिहार में, उस समय जाकर वो निरीक्षण करने गए थे और चलती नाव में सो रहे थे। भूल गए उस चीज को ये लोग कहने वाले। जी बताइए। पूछिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिहार में विकास के मुद्दे को एकदम गौण कर दिया गया है। यही नीतीश कुमार जब पूर्व में भाजपा गठबंधन के साथ आए थे तो ट्रैक पे गाड़ी चल रही थी, लेकिन एकाएक गाड़ी ने ट्रैक बदला है, आज वो एक्सीडेंट की स्थिति में आ गई है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह शराब की दुकान नीतीश कुमार जी ने खुलवाई। और एक मिनट, और उसके बाद जब अभी चुनाव का वक्त आया है तो नीतीश कुमार जी ने एक नारा दिया कि मैं इस बार यदि सरकार में आया तो मैं शराब की दुकानें बंद करा दूंगा। अभी उनकी सरकार थी, 1 मिनट में ये घोषणा की जा सकती थी कि ये बंद करा दिया जाए, लेकिन उस समय ये बात उनके समझ में नहीं आती है। बिल्कुल। अब शराब की दुकानें बंद करवाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, बताइए। क्या शराब की दुकान बंद करवाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार? अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले से जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि शराब की दुकानें खुलवा दी गई जगह जगह, उसमें लेकिन गुजरात में तो शराब की दुकान है ही नहीं, शराब पाबंदी है। देखिए, हमने कहा गुजरात मॉडल है आज देश का। हमारे जो साथी बोल रहे थे कि अमित शाह जी बोल रहे हैं जिस प्रांत में जाते हैं हिंदुस्तान का हर प्रांत बराबर है और हर प्रांत तरक्की करेगा तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। इसलिए बिहार भी नंबर 1 का बने, झारखंड भी नंबर 1 का बने। जी अब आपसे जानना चाहते हैं, जातिवाद का तमाम समस्या उठा है। देखिए, जातिवाद की समस्या आज कोई नहीं है। लोकतंत्र में जातिवाद करने वाले अशोक भारद्वाज जी परिभाषा नहीं दे रहे थे सामंतवाद का। इनकी भाषा जो सामंतवाद की है, जातिवाद का व्यवस्था का वो तय है। दूसरे आप पर सवाल। देखिए, सामंतवाद कोई जात नहीं होता, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। जिस गठबंधन से आते हैं ये जात पात की बात करते हैं, हम जात की बात कहाँ करते हैं, हम तो विकास की बात करते हैं। भाजपा के लोगों ने ही कहा था, भाजपा के वरिष्ठ नेता नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, विकास पुरुष हैं, तो हम भी सब कुछ छोड़ करके हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, हम विकास पुरुष के साथ हो गए तो इन्हें तितकिर की। सासाराम में तमाम समस्याएं हैं, सासाराम की जनता हमारे साथ थी। सासाराम की जनता ने तमाम सवाल उठाए हैं। यहाँ किसानों की समस्या है, यहाँ शिक्षा की समस्या है, दुर्गावती जलाशय योजना जैसी बड़ी परियोजना है, लेकिन अब तक वो उसने पानी नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, इस पार क्या उस पार क्या, पतवार क्या मझधार क्या, हर प्यास को जो दे बुझा वह एक सावन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। हम सासाराम से थे, अगले दिन किसी और जिले के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।